नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जाटों को आरक्षण देने पर तैयार सरकार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में समिति गठित। राज्य सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी विधेयक। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई बैठक। सदन के सुचारू संचालन पर होगा जोर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। तमिलनाडु में 10 असंतुष्ट विधायकों का इस्तीफा मंजूर। इस्तीफा देने वाले 8 विधायक डीएमडीके से। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। सीरिया में सिलसिलेवार धमाकों में 140 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। आंशिक संघर्ष विराम के लिए रूस अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता। जाट आंदोलन पर स्थिति बेकाबू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें आरक्षण देने पर विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का ऐलान किया है जो इस समुदाय के आरक्षण की मांग पर गौर करेगी। वहीं विधानसभा के आगामी सत्र में जाट आरक्षण को लेकर एक विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य में इस आंदोलन से जुड़ी हिंसा में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समिति से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की है। अभी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू हैं और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें। जाट समुदाय को हरियाणा में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार भी विधानसभा के आने वाले सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। सरकार के भरोसे से जाट नेता संतुष्ट हैं। जाट नेताओं ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। आंदोलन के लिए मैं अभी अपील कर रहा हूं, सोनीपत में जितने भी हमारे आदमी वहां लगे हुए हैं उन सबसे अपील कर रहा हूं कि वो पूरे हरियाणा के आदमियों को संदेश दे रहा हूं कि वो सब अपने अपने आरक्षण का जो जितनी समितियां हैं उनको खत्म करके अपने घर पे चले जाएं। कोई एजुटेशन तो खत्म एकदम नहीं होता। हम जाके अपने भाइयों को, सरदारी को, बच्चों को सबको बताएंगे कि भाई सरकार ने होम मिनिस्टर लेवल पर एक आश्वासन दिया है तो उसका कोई मतलब है। तो आज वो कहते हैं एक कमेटी गठित करेंगे सेंटर में और हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि सेशन मार्च में आ रहा है उसमें पारित कर देंगे और आरक्षण पक्का दिया जाएगा। इस दौरान हरियाणा में हुई हिंसा में अब तक 12 की मौत हो चुकी है जबकि 150 घायल हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए हरियाणा के 9 जिलों को सेना के हवाले किया गया है। हरियाणा के हालात को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। पूरे राज्य में सेना की 73 टुकड़ियां तैनात हैं। सेना के साथ पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। हिंसा में शामिल 191 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जाट आरक्षण प्रदर्शनों से चंडीगढ़ और अमृतसर से गुजरने वाली 1000 से ज्यादा रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भिवानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, तमाम आश्वासन दिए गए सरकार की तरफ से, अब कमेटी गठित करने के लिए भी कहा गया है, इसके बाद अब क्या माहौल नजर आ रहा है?
जी देखिए, अभी क्योंकि दिन की शुरुआत हुई है, इसलिए कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि आज जाट एजिटेशन है वो अपने किस तरीके का रूप अख्तियार करेगा, क्या शक्ल लेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही है कि रास्ते जो तमाम जाम किए गए थे वो अभी भी खुले नहीं हैं और सभी रास्ते अभी फिलहाल जाम हैं। उसके अलावा दूसरी बात यही है कि जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है, उस पर सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था अनिल जैन, वो क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, वो खाली संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी उनके पास है और इसलिए उनके बयान की कितनी कीमत है इस बात का अंदाजा भी लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो तमाम आंदोलनकारी सड़क पर बैठे हैं वो अभी भी इस तरफ देख रहे हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले रिजेक्ट कर चुका है एक बार इस तमाम आंदोलन को, और जो उनको स्पेशल बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया गया था हरियाणा में, उसको सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्शन मिल चुका है। ऐसी रोशनी में इसका आने वाले वक्त में कानूनी जो कसौटी है उस पर किस तरीके से खरा उतरेगा, ये तमाम चीजें अभी आंदोलनकारी देख रहे हैं। इसके अलावा जिन जाट प्रतिनिधियों के बात राजनाथ सिंह से कल हुई थी, उन लोगों का लोकस स्टैंड क्या है, क्योंकि वो तमाम खापों को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उनकी बात का कितनी अहमियत होगी, इन चीजों को ध्यान में रख के उसके बाद ही आंदोलनकारी अपना अनशन या आंदोलन खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और सरकार ने भी कहा है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए वो देखेगी कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फिलहाल आपका भिवानी से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन की वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में ट्वीट भी किया। आज जिन स्कूलों में परीक्षाएं होनी थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली वासियों को दिल्ली जल बोर्ड रोजाना 900 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई करता है, जिसमें 600 मिलियन गैलन पानी मुनक नहर से ही आता है। इस मसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें फैसला हुआ कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर, अस्पतालों, रक्षा संस्थानों और दिल्ली फायर ब्रिगेड को पानी पहले की तरह उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी जगहों पर पानी की उपलब्धता के हिसाब से बांटा जाएगा। सरकार ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा जिले के पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज तीसरे दिन भी जारी है। अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 सैनिक और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। मुठभेड़ के मद्देनजर पूरे जम्मू इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ रविवार दूसरे दिन भी जारी रही। गोलीबारी में सेना के 2 अधिकारी, कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और 1 सैनिक ओम प्रकाश शहीद हो गए। मुठभेड़ में 1 आतंकी भी मारा गया। इससे पहले 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और 1 नागरिक की भी मौत हुई है। एक मिलिटेंट की कंफर्म हुआ है, 1 मिलिटेंट मारा गया है, ये कंफर्म हो गया है। टोटल 5 कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें 3 आर्मी और 2 सीआरपीएफ। 3 से 4 की तादाद में आतंकियों के उद्यमिता विकास संस्थान की बहुमंजिला इमारत में छुपे होने की आशंका है। यहीं से रविवार दोपहर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी की, जिन्होंने इमारत की चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। इससे वहां आग लग गई। वही 3 से 4 की जो अंदाजा है, वही 3 से 4 हो सकते हैं। वो कंफर्म तभी कर पाएंगे जब पूरी बिल्डिंग सर्च हो जाएगी। इसलिए एनकाउंटर्स लंबे खिंचते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, आसपास की बिल्डिंगों को डैमेज ना हो, कोई सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो। इसलिए क्या आते हैं, बड़ा सोच समझकर इस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आतंकियों ने शनिवार को सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया और इसके बाद आतंकवादी उद्यमिता विकास संस्थान की इमारत में छिप गए और मुठभेड़ शुरू हो गई, जो फिलहाल जारी है। हालात को देखते हुए पंपोर से गुजरने वाले श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी 5 छात्र कल कैंपस पहुंच गए। इनमें उमर खालिद के अलावा रामा नागा, अनिर्बान भट्टाचार्य, अनंत प्रकाश और आशुतोष शामिल हैं। इन 5 छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास हुए प्रदर्शन को संबोधित भी किया। इन छात्रों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया है। खबर मिलने पर पुलिस भी जेएनयू पहुंच गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
इस बीच विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार ने कहा कि फिलहाल पुलिस और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में फैसला आज सुबह किया जाएगा। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने उमर परिवार की सुरक्षा को लेकर एनएचआरसी से गुहार लगाई है, तो कन्हैया के परिवार ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के 2 दोस्तों से पूछताछ की है। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज 2 सर्वदलीय बैठक होंगी। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की तरफ से बुलाई गई बैठक में तमाम दलों के नेता हिस्सा लेंगे। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक दिन में संसद भवन परिसर में होनी है। इसके बाद शाम के वक्त लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ से बुलाई गई बैठक में सभी दलों के नेता शिरकत करेंगे। बैठक में बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। 20 फरवरी को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की बात कही थी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार फिर कहा है कि सरकार बजट सत्र के दौरान जेएनयू समेत तमाम मसलों पर चर्चा को तैयार है। और बजट सत्र की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस कार्यकारी समिति की भी आज बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई है। इसमें बजट सत्र के सिलसिले में पार्टी का रुख तय करने पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कांग्रेस सदन में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। साथ ही जेएनयू और अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर भी संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने असंतुष्ट 10 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इन विधायकों में 8 मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमडीके के विधायक हैं। विधायकों के इस्तीफे से डीएमडीके प्रमुख विजयकांत ने सदन में विपक्ष के नेता का पद गंवा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करके विजयकांत के नेता प्रतिपक्ष का पद खोने की घोषणा की। सदन में विजयकांत की पार्टी के विधायकों की संख्या 28 से घटकर 20 हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सदन में अब किसी भी दल के पास नेता विपक्ष पद के लिए 24 सदस्य नहीं हैं, इसलिए किसी को भी यह पद नहीं दिया जा सकता। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में करुणानिधि की पार्टी डीएमके के 23 विधायक हैं। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सकारात्मक रुख के बावजूद फिलहाल सरकार गठन के आसार नहीं दिख रहे हैं। संसद के बजट सत्र से पहले श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसमें अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में समय बताएगा कि कब सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी महासचिव राम माधव श्रीनगर पहुंचे थे और पीडीपी प्रमुख से बातचीत की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दोनों दल सरकार गठन को लेकर सकारात्मक हैं। खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्या छात्रों पर आजमाया जाना जरूरी था और क्या 150 साल बाद वाकई इस कानून की कोई प्रासंगिकता रह गई है? इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद हिंसा भड़काने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए तो और कानून है। अगर आप डेटरेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही बात कल को बहुत आगे बढ़ जाएगी, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यू कैन नॉट हिट देम। तलवार और गोली और जेल से एकता नहीं बनती है। वो कानून अभी भी जो 124A IPC का है वो अभी भी है, उसको हटाया नहीं गया है। एक फर्क होना चाहिए स्टेट और गवर्नमेंट में। भारत भाजपा नहीं है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
केंद्र सरकार 2022 तक गरीबों के लिए 5 करोड़ घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की आधारशिला रखते हुए कहा कि आजादी के कई साल बाद भी देश के 5 करोड़ परिवारों के पास घर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ में महत्वाकांक्षी योजना रर्बन मिशन को लॉन्च किया। इसके जरिए देश भर में 300 गांवों को शहरों की तरह स्मार्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आजादी की 75वीं सालगिरह तक हर देशवासी के पास खुद का घर होने की बात भी कही। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने, काम बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। मानव संसाधन लगेंगे, लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, मैसन्स का काम करने वालों को काम मिलेगा, ईंट, माटी, भट्ठा, चूना, कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रायपुर में सत्य साईं मेडिकल इंस्टीट्यूट में साईं बाबा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। छत्तीसगढ़ के बाद नरेंद्र मोदी ओडिशा के बारगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन में शिरकत की और किसानों को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के पास कृषि क्षेत्र में अव्वल बनने की क्षमता है। साथ ही संकल्प लिया कि सरकार और किसान मिलकर अगले कुछ सालों में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। हम सब संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे भाइयों। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने गौड़िया मिशन और मठ के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ और कालाबाजारी करने वाले सरकार को अस्थिर करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ओडिशा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों से मिल रही मदद पर जब कुछ एनजीओ से सवाल किए गए तो उन्होंने सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां वो आज 15वीं सदी के दलित कवि श्री रविदास की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बीएचयू में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री रविदास मंदिर का दौरा करेंगे, जहां वो आयंकर यानी सामूहिक रसोई घर में तैयार भोज में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री रविदास संप्रदाय के प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें खास तौर से पंजाब के सिख हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बीएचयू जाएंगे, जहां वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इससे पहले बीएचयू अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित करने की इच्छा जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। वित्त मंत्री से जहां आम और नौकरी पेशा लोग बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं उद्योग जगत कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत चाहता है। लेकिन बढ़ते सरकारी खर्च और राजकोषीय स्थिति को देखते हुए सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं दिखाई दे रहे हैं। आम बजट में लोग करों में राहत की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बजट लोक लुभावन नहीं होगा। राजकोषीय स्थिति को लेकर सरकार की कठिनाई साफ दिखाई दे रही है। इस बार सरकारी खर्चों का ज्यादा बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वन रैंक वन पेंशन स्कीम भी लागू करनी है। ऐसे में राजकोषीय घाटे पर काबू पाने और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाने की चुनौती है। इसके चलते सरकार के पास लोगों को करों में राहत देने की गुंजाइश कम है।
पिछले बजट में 2.5 लाख तक की कमाई को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया था और इससे ऊपर की आय के लिए 3 इनकम टैक्स स्लैब बनाए गए थे। Given the fiscal situation and the roadmap for fiscal correction, if the finance minister is willing or is keen on sticking to it, he has really little scope to give any, to make any cut in tax rates for individuals as such. वहीं उद्योग जगत वित्त मंत्री से कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देने के लिए एक साफ रोड मैप की उम्मीद लगाए है। पिछले बजट में अरुण जेटली ने 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स में 5% कमी का वादा किया था और इसे 30 से 25% पर लाना है। We believe the time has come, and the way the industry and the world economy is performing, Indian economy is not immune to the world, what happens the world over. It's a golden opportunity. Now we should bring the tax rates in this budget itself to the 25% and make India more competitive with a competing economy. वित्त मंत्री के सामने आयकर दाताओं की संख्या और दायरा बढ़ाने की चुनौती है। देश में 125 करोड़ की आबादी में महज 3 करोड़ 50 लाख लोग आयकर टैक्स के दायरे में आते हैं। सरकार को 2014-15 वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों से करीब 7 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जो लक्ष्य से करीब 14% कम था। ऐसे में वित्त मंत्री करों में राहत और राजस्व बढ़ाने के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे, इसका खुलासा 29 फरवरी को ही होगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश के नए संविधान में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव से इनकार किया है। ओली का ये बयान मधेशियों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। मधेशियों का आरोप था कि नए संविधान में उनके साथ भेदभाव किया गया है। लंबे समय तक भारत और नेपाल की सीमा में इस मुद्दे को लेकर मधेशियों ने नाकेबंदी की थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओली ने कहा कि वो भारतीय कारोबारी जगत से नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री 6 दिन की भारत यात्रा पर हैं। शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए थे। दोनों देशों ने संबंधों को और बेहतर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। No discrimination at all. So there shouldn't be any type of confusion. And if somebody tells us that there is, or in this article, there is discrimination, we are always open, ready to amend the constitution. एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर सीरिया से, जहां के शहर होम्स और दमिश्क में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में करीब 140 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक दमिश्क के दक्षिणी शहर सैयदा ज़ैनब में कम से कम 4 विस्फोट हुए, जिनमें 83 लोग मारे गए। वहीं होम्स में हुए दोहरे कार बम धमाकों में 57 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। रविवार को हुए इन दोनों हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने दोनों शहरों में हुए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि सीरियाई गृह युद्ध में आंशिक विराम के लिए रूस से एक अस्थायी समझौता हुआ है। जॉन केरी ने कहा कि उनकी बातचीत रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई है और दोनों युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी इन पर विस्तार से चर्चा होना बाकी है। By phone. I spoke with him yesterday, but again today, this morning, I underscored the urgent need to achieve a full cessation of hostilities in the shortest time frame possible. And I believe that in the conversation that we had, we have reached a provisional agreement. और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जाटों को आरक्षण देने पर तैयार सरकार, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में समिति गठित, राज्य सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी विधेयक। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई बैठक, सदन के सुचारू संचालन पर होगा जोर।
जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। तमिलनाडु में 10 असंतुष्ट विधायकों का इस्तीफा मंजूर। इस्तीफा देने वाले 8 विधायक डीएमडीके से। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। सीरिया में सिलसिलेवार धमाकों में 140 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। आंशिक संघर्ष विराम के लिए रूस अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम गुफ्तगू। नमस्कार।